जोहार, जय हिंद साथियों। आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी में। आइए आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। और आज का जो वीडियो है वो है आत्मकथा, जिनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इसके पहले मैंने जयशंकर प्रसाद का लेखक परिचय का वीडियो पढ़ाया था, ठीक है, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। अगर आप इस क्लास में नए हैं तो सबसे पहले जाके जयशंकर प्रसाद जी का लेखक परिचय को देखिए, ठीक है। तभी आपको जो है इस क्लास में ज़्यादा आनंद आने वाला है और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का जो हम लोग को अध्याय पढ़ना है, अध्याय चौथा पढ़ना है। क्षितिज भागवतों का काव्यखंड हम लोग भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें अध्याय 4 आज पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। अध्याय 4 है आत्मकथा, जिनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। चलिए देखिए, आत्मकथा, ठीक है। आत्मकथा मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का जो है जीवन कैसा कटा है, ठीक है, जीवन के बारे में लिखना, ठीक है। अगर अपने जीवन में कोई और उपलब्धियां प्राप्त किया हो, ठीक है, यानी कि अपने बारे में संपूर्ण जानकारी लिखना, ठीक है, उसी को हम लोग आत्मकथा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी जो है वो आत्मकथा को लिखना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इनके जीवन में कभी सुख आया ही नहीं था, क्योंकि इनका जीवन जो है वो दुखों से भरा रहा है, ठीक है। इसलिए इन्हें आत्मकथा लिखने का मन बिल्कुल नहीं था। पर इनके मित्रों ने इनसे निवेदन किया था, आग्रह किया था कि आप अपनी आत्मकथा को लिखिए, और मित्रों के, दोस्तों के निवेदन करने पर, अनुरोध करने पर ही इन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा था, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम आपको जो है कविता का भावार्थ शॉर्ट में बताते हैं, उसके बाद हम कविता और साथ में साथ उसका भावार्थ क्या व्याख्या करेंगे, और अंत में हम इससे जो भी संबंधित अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं वो मैं कराऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले संक्षेप में हम, ठीक है। देखिए, कविता का भावार्थ बता रहे हैं आपको हम कि ये जो काव्य है, आत्मकाव्य, आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा जो है आत्मकाव्य से लिया गया है, ठीक है। इसलिए आत्मकथा को कोई बहुत सारे बुक में आत्मकाव्य भी लिखता है, इसलिए इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में आत्मकथा ही लिखा हुआ है, ठीक है, इस चैप्टर का नाम, ठीक है। क्योंकि देखिए बता रहे हैं आपको, आत्मकाव्य नामक कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, ठीक है। इसे सन 1932 में हंस नामक पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में छापा गया था, ठीक है। लेखक के मित्रों ने इनसे आग्रह किया था, ठीक है, जयशंकर जी से आग्रह किया था, आत्मकथा लिखने के लिए निवेदन किया था, ठीक है। उसी निवेदन के उत्तर में प्रसाद ने यह कविता लिखी थी। कवि कहता है, यह संसार नश्वर है, हर जीवन एक दिन मुरझाई पत्ती सा झड़कर गिर जाता है, ठीक है। यानी कि इस जीवन में जो जितने भी जीवन हैं, जितने भी जीव हैं वो नश्वर है, ठीक है। यानी संसार में जितने जीवन हैं वो सब नश्वर है, एक दिन न एक दिन सबका नष्ट होना ही है, ठीक है। ने यह कविता लिखी थी। देखिए, कविता कहता है कि यह संसार नश्वर है, हर जीवन एक दिन मुरझाई पत्ती सा झड़कर गिर जाता है। इस अनंत संसार में जितने जीवन हैं उतनी ही उनकी कहानियाँ हैं, यानी कि इस संसार में जितने जीवन हैं, ठीक है, उतने ही प्रकार की कहानियाँ हैं। सबके जीवन दुख से भरे हैं। हर आत्मकथा वाचक अपनी कहानी सुनाकर मानो स्वयं पर ही स्वयं करता है, यानी मजाक करता है, ठीक है, करता प्रतीत होता है। तब मैं अपनी जीवन कथा कैसे कहूँ, जयशंकर जी बोलते हैं कि तब मैं अपनी जीवन कथा कैसे कहूँ, उसमें दुर्लताएँ हैं, ठीक है। यहाँ तक कि मेरी जीवन गगरी खाली है, ठीक है। गागर होता है एक पात्र जिसमें पानी भरा जाता है, यानी कि वो मेरा खाली है। कवि को लगता है यदि उसने सच बोलना शुरू कर दिया तो मित्र जन ही स्वयं को अपराधी और दोषी मानने लगेंगे। कवि ने सदा सरलता का जीवन जिया है, आज यदि वह आत्मकथा लिखेगा तो लोग उसकी सरलता का मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि
जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन है एकदम सरलता में बीता है, इसलिए वो आत्मकथा को लिखना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम अपनी सरलता को लिखेंगे आत्मकथा में तो लोग हमारा जो है सरलता का मजाक उड़ाएंगे। वह है अपनी भूले और मित्रों से खाए धोखे के बारे में क्या लिखेंगे, यानी वो अपने मित्र, भूले हुए मित्र, ठीक है, और जो मित्रों ने धोखा दिया है उसके बारे में क्या लिखेंगे। उसने जीवन में प्रेम के जो उजले क्षण जिए हैं उनके बारे में कैसे कुछ लिखें। वह अपने प्रिय को कभी पा ना सका, ठीक है, इनकी पत्नी का जो मृत्यु हो गया था इसलिए वो लिखते हैं कि मैं अपने प्रिय को कभी पा ना सका, ठीक है, जल्द ही मृत्यु हो गई थी, असामयिक निधन हो गई थी उसकी, जयशंकर प्रसाद जी की पत्नी का, ठीक है। उसका प्रेम सदा मिलते मिलते रह गया, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जो प्यार है वो मिलते मिलते रह गया। आज तक उसकी वे अधूरी प्रेम स्मृतियाँ उसके जीवन को चला रही है, यानी कि उसकी प्रेम की जो यादें हैं उसी के सहारे वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हीं के आधार पर वह जीवित है। अतः वह आत्मकथा लेकर उन भूली हुई यादों को फिर से क्यों उधेड़ेंगे, ठीक है। वो बोलते हैं कि उन चीज़ों को याद करके मैं फिर से दुखी क्यों हूँ। अतः वह आत्मकथा लेकर उन भूली हुई यादों को फिर से क्यों उधेड़े। इससे तो अच्छा यही है कि वह औरों की आत्मकथाएँ सुनता रहे और अपनी भोली आत्मकथा को मन में ही छिपाए रहे। अभी तो उसने ऐसी कोई उपलब्धि भी नहीं पाई जिसके बारे में कुछ लिखे। अभी तो उसके जीवन में मौन पीड़ाएँ सोई पड़ी हैं, ठीक है, जो आत्मकथा में मुखरित हो पड़ेगी। चलिए आइए, आपने हमको संक्षेप में कविता का भावार्थ जो है बता दिया एक बार, ठीक है। आप आइए इस कविता का जो पहले आत्मकथा का कविता है वो कविता पढ़ते हैं, फिर इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसका व्याख्या करते जाएंगे, ठीक है। देखिए पहले कविता पढ़िए, क्या बोलता है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहानी ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, ठीक है। चलिए इस कविता को जो है प्रसंग हम पहले देखते हैं, भावार्थ देखते हैं। देखिए प्रसंग क्या बोलते हैं, देखिए प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश जो है हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित जयशंकर प्रसाद जी की कविता आत्मकथा से लिया गया है, ठीक है। ये जो आत्मकथा है वो आत्मकथा कविता से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने जीवन की कथा करने के लिए, जीवन का कथा सुनाने के लिए जो है अपने बिंबों का प्रयोग किया है, आदों का प्रयोग किया है। कवि अपने विषय में बताया हुआ कहता है कि देखिए क्या कहता है, व्याख्या देखते हैं। देखिए उस जो हमने कविता पढ़ा उसका भावार्थ देखिए। ओ मेरे जीवन कथा के श्रोताओं, यानी कि मेरे जीवन का कथा कहानी सुनने वालों, देखो भौरा गुनगुनाते हुए अपनी कौन सी कहानी कह रहा है, यानी खुद को अपने आप में वो भौरा कहते हैं और बोलते हैं कि देखिए ये भौरा जो है गुनगुनाते हुए अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। मुरझा जाने वाली पत्तियां देखो किस प्रकार गिर रही है, इस सीमाहीन नीले आकाश की नीलिमा, ठीक है, नीले आकाश की नीलिमा में अनेक जीवन इतिहास छुपे हुए हैं। नीले आकाश की नीलिमा मतलब नीलापन में, ठीक है, नीले आकाश की नीलापन में श्यामता में अनेक जीवन इतिहास हैं, ठीक है, अनेक जीवन इतिहास की कहानियाँ छुपे हुए हैं और अपना ही उपहास स्वयं कर रहे हैं, अपना ही मजाक हंसी हम खुद कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि कवि उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से जीवन की नश्वरता के विषय में संकेत कर रहा है, ठीक है। उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से कवि जो है जीवन की नश्वरता के विषय में संकेत कर रहा है कि जीवन की जो है नष्ट होना ही है, उसी के विषय में संकेत कर रहा है, ठीक है। नश्वरता मतलब नष्ट होना, जितने भी जीवन है संसार में वो सभी नश्वरता है, यानी नष्ट होने वाले हैं। वस्तुतः
मुरझाकर गिरती हुई पत्तियों इसी का प्रतीक है, ठीक है। यानी कि पेड़ से जो पत्ते मुरझाकर गिर रहे हैं वो इसी का प्रतीक है, इसी का संकेत है, ठीक है। भौरे और गंभीर अनंत नीलिमा के माध्यम से, भौरे और गंभीर अनंत नीलिमा के माध्यम से, अनंत नीलिमा मतलब अंतहीन विस्तृत आकाश, ठीक है। अंतहीन जिसका अंत नहीं है आकाश का, वो अंतहीन विस्तृत आकाश, पूरा फैला हुआ आकाश, उसी को अनंत नीलिमा कहा जाता है, के माध्यम से मलिनताओं का उपहास कराना जीवन के सुख दुख और दुर्बलताओं की इशारा है, ठीक है, कि और इशारा है, जीवन के सुख दुख की और दुर्बलताओं का इशारा है। वह कहता है कि जब तुम इन सब के विषय में जानते ही हो, फिर क्यों मुझे उसी दुर्बलता को फिर कहने के लिए बाध्य करते हो। कवि जी कहते हैं कि जब हमारे जीवन की सरलता को, जीवन के दुख सुख को अगर आपको पता ही है तो फिर हमको ये बताने के लिए क्यों बाध्य कर रहे हो। तुम्हें इस खाली गागर की समान जीवन यात्रा की कथा सुनकर क्या सुख प्राप्त होगा। कवि जी कहते हैं कि हमारे खाली आत्मकथा, खाली जीवन, खाली सरलता जीवन के समान जीवन यात्रा की कथा सुनकर क्या सुख प्राप्त होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस जीवन के शून्य और खालीपन की जिम्मेदार तुम ही हो जाओ। वो अपने दोस्त से कहते हैं कि अगर हम अपने आत्मकथा को सुनाने लगे तो हमारे जीवन के शून्य यानी कुछ भी प्राप्ति नहीं हुआ है जीवन में, जीवन पूरा खालीपन है, दुखों से भरा है, इसका जिम्मेदार कहीं आप ही ना हो जाओ, ठीक है, कवि कहते हैं। चलिए कविता का अगला पद देखते हैं, देखिए क्या बोलता है। यह विडम्बना अरे सरलती तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। प्रवंचना मतलब होता है धोखा, ठीक है, दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अरे खिल खिल कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, ठीक है। चलिए इस कविता का हम लोग भावार्थ देखते हैं, यानी कि उसका व्याख्या देखते हैं। अपनी जीवन कथा को आगे बढ़ाते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि इस जीवन की यही तो विडम्बना है, अर्थात दुर्भाग्य है। विडम्बना मतलब दुर्भाग्य है कि अपनी सरलता की हंसी स्वयं उड़ा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि वो जिस कवि जी बोलते हैं, शंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमने जितना सरल जिंदगी जिया है उसका मजाक हम खुद ही उड़ा रहे हैं, ठीक है, उड़ा रहा हूँ। अपने भूल कष्ट और अभाग्य भरे कर्मों को बताऊं या दूसरों के छल भरे कार्यों को, ठीक है, अर्थात प्रवचनाओं को मतलब धोखों को, ठीक है, क्योंकि इनके साथ जिन्होंने छल किया है, धोखा दिया है, उनके बारे में बताया, या फिर अपने जीवन में जो कष्ट झेले हैं उनके बारे में वो बताया, ठीक है। मैं उन सुखद दिनों की कथा और उन मधुर चांदनी रातों की बात कैसे करूं जिनमें मैं अति प्रसन्न था, ठीक है। मुझे वह सुख कहाँ प्राप्त हो सका जिसके स्वप्न को देखकर मेरी नींद खुल गई और मेरे आलिंगन में आते आते जो मुस्कुराकर भाग गया। कवि के कहने का आशय है कि उसका जीवन दुख और कष्टों से परिपूर्ण रहा। सुख बड़ी कठिनता से आया भी तो वह क्षणिक ही था, ठीक है। कवि जी कहते हैं कि मेरे जिंदगी में जो भी थोड़ा बहुत सुख आया था वो आते आते ही चली गई। चलिए अगला कविता का पद देखते हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की।
जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ठीक है। देखिए यहाँ एक दो वर्ड आया है, शब्द आया है कपोलो, ठीक है, यानी गाल, ठीक है। अनुरागनी उषा, अनुरागनी मतलब प्रेम, उषा मतलब सुबह का जो लालिमा होता है, ठीक है। उषा मतलब सूर्य होता है, उसका एक परिभाषित शब्द, ठीक है, उसी का लालिमा। पथिक मतलब यात्री, थके हुए यात्री की पंथा, ठीक है, रास्ता। आइए इसका जो है वो अर्थ देखते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित प्रसाद जी की कविता आत्मकथ्य से उद्धृत है। अपने जीवन की स्मृति कथा को बताते हुए प्रसाद जी कहते हैं, ठीक है, अपने जीवन की जो आदे हैं कथा को बताते हुए कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, कवि जी कहते हैं, मेरी पत्नी जिसके सुंदर, ठीक है, सुंदर अरुण लाल, ठीक है, कपोले, लाल गाल कपोले का सुंदर इतना मादक और शीतल था कि अनुराग प्रेम की स्वामिनी उषा अपनी मधुरी माया में स्वयं उससे सौभाग्य अर्जित करती थी। ठीक है, कवि जी कहते हैं कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर थी, उसके गाल लाल थे, जो कि उषा भी यानी सुबह का लालिमा जो होती है वो भी मेरी पत्नी की गालों की लालिमा से अपनी लालिमा को वृद्धि करता था। ठीक है, सौभाग्य अर्जित करता था, मतलब वही है कि मेरी पत्नी की गाल, लाल गाल की लालिमा से उषा जो है अपनी लालिमा को वृद्धि करता था। ठीक है, आज स्मृतियों में है, यानी कवि जी कहते हैं कि अब उसकी पत्नी नहीं है, आज सिर्फ स्मृतियों में है, यानी कि सिर्फ आदे हैं, अर्थात मर चुकी है। ठीक है, अर्थात जो शंकर प्रसाद जी की जो पत्नी है वो मर चुकी है, केवल उसकी स्मृतियाँ यानी कि आदे ही अब इस जीवन का सहारा बनी हुई है। ठीक है, उसके बिना मैं इस जीवन के पथ का थका हुआ यात्री हूँ। ठीक है, उसके बिना मैं इस जीवन के पथ का थका हुआ यात्री बन गया हूँ। क्यों मेरे जीवन की गुदरी अर्थात अंतर्मन की परतों के सीवन के उधड़ कर देखने का प्रयास कर रहे हो। कवि जी कहते हैं कि क्यों आप मेरे मन के दुखों को, अंतर्मन के दुखों की परतों को सीवन की तरह उधेड़ कर गुदड़ी करके देखना चाहते हैं। ठीक है, अपने इस छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं मैं कैसे कहूँ, इससे तो अच्छा यही है कि मैं दूसरों की ही को ही सुनकर मौन रहूँ। ठीक है, वो जीवन कथा के श्रोताओं, तुम मेरी दुख अभाव और दुर्भाग्य से भरी भोली भाली अर्थात सरल आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे, क्योंकि मैं अत्यंत दुखी हूँ और मेरी मौन व्यवस्थाएं अर्थात दुख सोए हुए हैं। ठीक है, चलिए आपने देख लिया कि जो है जय शंकर प्रसाद जी अपनी कथा जीवनी जो बोलते हैं, ठीक है, वो लिखना तो नहीं चाहते हैं, पर मित्रों के निवेदन पर उन्होंने अपने आत्मकथा को लिखा है, अपने जीवन कथा को लिखा है। ठीक है, जय शंकर प्रसाद जी का जो है जीवन जो है अत्यंत दुखों से भरा रहा है। ठीक है, वो जो है अपना जीवन जो है अपनी पत्नी की यादों में जी रहा है। ठीक है, चलिए नोट देखिए क्या है, नोट इसमें आया है, आत्मकाव्य नामक कविता जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ठीक है, इसे सन 1932 में हर्ष नामक पत्रिका की आत्मकथा विशेषांक में छापा गया था। ठीक है, आत्मकथा विशेषांक में छापा गया था। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि हंस नामक पत्रिका का जो है प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है, कब छापा गया था। ठीक है, 1932 में इसको जो है छापा गया था। ठीक है, और प्रश्न कभी कभी ये भी पूछता है कि आत्मकाव्य नामक कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इसे सन आत्मकाव्य
जो है वो आत्मकथा जो है आत्मकाव्य से आत्मकाव्य से ही लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। लेखक के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने का निवेदन किया था, मैंने तो पहले बता दिया। आइए आप देखते हैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद की इंद्रजाल का प्रकाशन वर्ष क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की जो है इंद्रजाल का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1926 है, 1911 है, 1925 है, 1936 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का डी, 1936। ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरा पर चलते हैं। आइए देखते हैं। आत्मकथा कविता के आधार पर अभी समय भी नहीं है, अभी समय भी नहीं, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? ठीक है, आत्मकथा कविता के आधार पर अभी समय भी नहीं, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, आत्मकथा लिखने का उपयुक्त समय नहीं है, आत्मकथा पढ़ने का उपयुक्त समय नहीं है, सी, आत्मकथा सुनने का उपयुक्त समय नहीं है, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मकथा लिखने का उपयुक्त समय नहीं है। ये कवि जी कहते हैं कि अभी समय भी नहीं, यानी कि आत्मकथा लिखने का भी उपयुक्त समय नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। ठीक है, आइए। आत्मकथा कविता के आधार पर कवि को किसकी प्राप्ति नहीं हुई? ऑप्शन ए, सुख की, सुख, बी, स्वप्न, सी, दुख, डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कवि जी को जो है वो सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। उपरोक्त पंक्तियों किस कविता से ली गई है? ठीक है, जो उपरोक्त पंक्तियां हैं वो किस कविता से ली गई है? पहला यानी ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी पतंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मकथा से लिया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, आत्मकथा कविता के इस पंक्ति में आते आते में कौन सा अलंकार है? ठीक है, कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी पुनरुक्ति अलंकार, डी उपमा अलंकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। आत्मकथा कविता के आधार पर प्रवंचना शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रवंचना शब्द का क्या अर्थ होता है? मैंने आपको बताया ऊपर में। ठीक है, बताइए इसका आंसर। ये सुख, बी हिम्मत, सी दुख, डी धोखा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रवंचना मतलब होता है धोखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। आत्मकथा कविता के आधार पर कवि अपनी थकान किस तरह दूर करता है? आत्मकथा कविता के आधार पर कवि अपनी थकान किस तरह दूर करता है? ये आत्मकथा पढ़कर, बी प्रियतमा को याद कर, सी लोगों की कथा सुनकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो कवि जी जो है अपनी थकान को जो है अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी को याद करके दूर करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, 8 नंबर पर। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है? जयशंकर प्रसाद की किस कृति को, किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है? ए झरना, बी जूही की कली, सी सरोज स्मृति, डी कानन कुसुम। ठीक है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये झरना। ठीक है, 8 का ये झरना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ए चंद्रगुप्त, बी अजातशत्रु, सी ध्रुव स्वामिनी, डी ग्राम। तो जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी है वो है क्या हो जाएगा बताइए? ग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। चलिए
प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। 10 पे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण है? ये ध्रुव स्वामिनी, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त और डी में क्या दिया हुआ है? अजातशत्रु। ठीक है, डी में अजातशत्रु। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 11 नंबर पर देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्नों का उत्तर मिलता है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्नों का उत्तर मिलता है? ये चंद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी अजातशत्रु, डी ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में कितने सर्ग हैं? ये 10, बी 12, सी 13, डी 15। ठीक है, सर्ग मतलब होता है अध्याय। ठीक है, चलिए इसमें जो है कामायनी में कुल 15 सर्ग है, यानी 15 अध्याय है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। झरना किसका काव्य संग्रह है? ये जयशंकर प्रसाद, बी अज्ञेय, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, ये सब जो मैंने है वो लेखक परिचय जयशंकर प्रसाद जी का जो वीडियो बनाया है उसमें आप डिटेल्स में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। आत्मकथा कविता के आधार पर कवि को मित्र किस लिए निवेदन करते हैं? आत्मकथा लिखने के लिए, आत्मकथा पढ़ने के लिए, सी आत्मकथा सुनने के लिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसमें क्या है कि मित्रों ने जो है आत्मकथा लिखने के लिए निवेदन करते हैं। ठीक है, आत्मकथा लिखने के लिए निवेदन करते हैं। अगला प्रश्न संख्या पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे। छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना जिनमें से किसे मानी जाती है? ये जूही के फूल, बी कामायनी, सी कानन कुसुम और डी झरना। बताइए। तो आपने बताया है इसको वीडियो में, लेखक परिचय के वीडियो में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी कामायनी। ठीक है, छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना निम्न में से किससे मानी जाती है? तो कामायनी को। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, हंस की आत्मकथा विशेषांक में छपा था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। आत्मकथा कविता में कवि का जीवन किससे भरा है? किससे भरा हुआ है? अभाव से, दुर्बलता से, सी ए और बी दोनों, डी दुख से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी दुख से। ठीक है, आत्मकथा कविता में कवि का जो जीवन है वो दुखों से भरा है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, क्या बोलता है? आत्मकथा कविता के आधार पर मधुप का गुनगुनाना किसका प्रतीक है? ठीक है, देखिए ऑप्शन देखते हैं। ये मन की बात, बी मन के दुख का, डी मन की बात ना कहने का, सी डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मन की बात कहने का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। आत्मकथा कविता में कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया? आत्मकथा कविता में कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया? प्रेमिका के साथ प्रेम का स्वप्न देखकर, बी डरावने सपने देखकर, सी मित्र के साथ भ्रमण का स्वप्न देखकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है वो स्वप्न देखते हैं अपने प्रेमिका के साथ। ठीक है, और वो जाग जाते हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक, प्रेमिका के साथ प्रेम का स्वप्न देखकर वो जाग जाते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। ठीक, आइए देखते हैं। आत्मकथ्य कविता के अनुसार कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है? क्यों नहीं लिखना चाहता है?
ऑप्शन ए, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है इसलिए, स्वयं को जुआन मानता है इसलिए, स्वयं को लघु मानता है इसलिए, या स्वयं को अज्ञानी मानता है इसलिए। ठीक है, काव्य कविता के अनुसार कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है? इसलिए नहीं लिखना चाहता है क्यों वो स्वयं को जो है वो लघु मानता है। ठीक है, कवि जी कहते हैं कि मैंने ऐसी कोई उपलब्धियां प्राप्त नहीं की है जो मैं अपने जीवन कथा को लिखूं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्वयं को वो कवि जो है लघु मानते हैं। ठीक है, चलिए आज के सारे प्रश्न समाप्त हुए। अगर मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, थैंक यू। आज का क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।